आदित्य जामनगरी जी की कविता है जहाँ मैंने बात कही है कि वो बहुत अच्छे लेखक हैं और कवि भी हैं। उनकी कविताएं मैं आजकल शुक्र, शनिवार और रविवार के कार्यक्रम में पढ़ के सुनाता हूँ। छोटी छोटी कविताएं हैं, बड़ी अच्छी हैं। लिखा है क्या, जो भी हुआ वो क्यों हुआ सवाल कर रहा हूँ। जो भी हुआ वो क्यों हुआ सवाल कर रहा हूँ। मैं गुजरे हादसों की देखभाल कर रहा हूँ। जहां तक रहा है शक भरी निगाह से, यही सबूत है कि मैं कमाल कर रहा हूं। एक लाइन और है, कोई भी ख्वाब सच हो तो मुझे यह लगता है, कोई भी ख्वाब सच हो तो ये लगता है, मैं भोली भाली जिंदगी का इस्तेमाल कर रहा हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाइएगा। आज के कार्यक्रम में पिछली कुंडली के लग्न, नवमांश और दशमांश का अध्ययन करता हूं। एक बात बताता हूं। वस्तुतः आप लोगों के सामने मैं सिर्फ ज्योतिषी बनकर के नहीं उपस्थित होना चाहता हूं। मैंने इसी सोच को लेकर के 2-3 कविताएं लिखी थी। आप जा करके उसे कोरोना काल में देख सकते हो। बात आपके अंदर कितने कलाओं का भंडार है उसको उभारने और निकालने की है। आप भी कई चीजें एक साथ कर सकते हो। जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी वो एक साथ 14 काम करते थे और 14 दिमागों के विधाता थे। आपके पास भी वो क्षमताएं हो सकती हैं, निसंदेह। उसे समझने की देर है। हम सिर्फ बिस्तर पे बैठ करके सोचते रहते हैं। बिस्तर से बाहर निकलने की बात है। सोचना है पर बिस्तर पे बैठ के नहीं, बिस्तर से उतर के। बस यही बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लग्न, नवमांश और दशमांश पे। आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां मैंने कल आपको इनकी कुंडली के लग्न कुंडली को धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के पैमाने पे कस करके बताया था। आज के कार्यक्रम में आपको इनकी कुंडली का लग्न पक्ष, तो सबसे पहले जरा इनकी कुंडली में नवमांश को देख लो। नवमांश कुंडली किसकी बन रही है? ये है नवमांश यहां तक। इसके बाद ये दशमांश चार्ट है। चर्चाएं बाकी रहेंगी और शुरू भी है, तो इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी। यहाँ लग्न मिथुन राशि का बन रहा है, यहाँ लग्न जो बन रहा है वो वृषभ का बन रहा है। यानी कि यहाँ भी शुभ ग्रह की शुरुआत, यहाँ भी शुभ ग्रह की शुरुआत। वृषभ लग्न की कुंडली बनी और जन्म कुंडली में शुक्र जा करके जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। यहाँ सप्तम भाव में बैठ करके वापस लग्न पे दृष्टि, यानी कि नवमांश अगर शुभ ग्रह का बन रहा हो और वो शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठा हो तो ये अच्छी बात होती है। इससे केंद्र में एक और शुभ ग्रह बुध बैठे हैं राहु के साथ। थोड़ी बहुत मानसिक अशांति का भाव रहेगा। व्यक्ति की पत्नी कभी कभी गलत निर्णय लेने वाली हो जाएंगी, जिसपे पश्चाताप भी होता है। हालांकि वहां पे संपूर्ण तरीके से सुख की स्थिति होती है। तो वहां का अधिपति जो बैठा है सूर्य, वो जाकर के जन्म कुंडली में नीच के होकर के बैठे हैं यहाँ छठे भाव में। 5 नंबर यहाँ लिखा है। यहाँ के अधिपति अमावस्या दोष का निर्माण करते हुए, चंद्रमा को कमजोर करते हुए, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 5 नंबर में, यहाँ पे चंद्रमा 7 नंबर में, तुला राशि। यानी कि यहाँ से चंद्रमा को बल यहाँ कमजोर मिल रहा है। ये कुंडली के लिए त्रिक भाव के अधिपति होकर के त्रिक भाव में बैठे हैं चतुर्थेश के साथ। यानी कि तीसरे और चौथे भाव के अधिपति छठे भाव में बैठे, ये थोड़े बहुत कमजोरीपन को दिखाते हैं। मानसिक अशांति और व्यक्ति को कई बार ऋण में जाने का और पत्नी के बीमार होने का, सुख जो है वो थोड़ा कमजोर सा हो सकता है और कभी कभी यात्राएं उसके कारण होती हैं। दूसरी बात अगर और देख लें तो गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं स्वग्रही होकर के। ये व्यवस्थित है, कमजोर नहीं होगी बात, क्योंकि गुरु यहाँ पे जन्म कुंडली में कुंभ के बैठे थे। यहाँ से ज्यादा यहाँ अच्छे होते हैं वो। लेकिन कैसे कि इस कुंडली में वो सप्तम के अधिपति यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। लग्न कुंडली में वो केंद्र के अधिपति हैं, पर यहाँ वो लाभ और अष्टम के अधिपति होने के कारण अशुभ भाव के अधिपति होकर के अशुभ भाव में बैठे हैं। आयु तो लंबी रहती है, परंतु हाँ फिर भी व्यक्ति के जीवन में लाभ कई बार कमजोर सा रहेगा। जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही, गुरु स्वग्रही, बुध उच्चाभिलाषी, सूर्य नीच के। इस वजह से आत्मविश्वास कमजोर और लक्ष्मी की स्थिति कभी कभी कमजोरी में जाती है। व्यक्ति ऋण में भी फंसता है। जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति सुख भाव में बैठे हैं, ये एक अच्छी बात होती है। माता का लाभ और सास ससुर से मिल करके पत्नी का लाभ मिलता है, पर उसका मन स्वतः ही थोड़ा परेशान सा भी रहता है।
आप अगर इस कुंडली की तुलना इसके साथ करो तो सबसे पहले अगर चर्चा हम अगर नवमांस कुंडली में नक्षत्रों की करते हैं तो सूर्य चित्रा नक्षत्र के बैठे, चित्रा नक्षत्र का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में बैठा है, कहां जाकर के 12वें, ये स्वग्रही होकर के बैठा है। नवमांस कुंडली में मंगल स्वग्रही, शनि स्वग्रही, गुरु स्वग्रही और शुक्र जन्म कुंडली में बनते हैं, रोग के अधिपति होकर के जाकर के लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से भी मैंने ये बात कही थी कि व्यक्ति की प्रवृत्ति में कई बार रोग की स्थितियां अलग होती देखी जाती हैं, उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर रहता है। तो कैसा हार्मोनल चेंज कई बार परेशान व्यक्ति को करता है, एनीमिया वगैरह की शिकायतें भी कई बार होती हैं, रक्त और हड्डी की समस्याएं बनती हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को पेट से भी संबंधित समस्याएं बनती हैं। उसका मन परेशान है क्योंकि राहु और बुध है, वो तीक्ष्ण बुद्धि का भी हो सकता है, दिमाग ज़्यादा लगा सकता है और असंतुलन में भी रहता है निर्णयों को लेकर के। ये कौन, आपकी पत्नी या फिर आपके साथ जोड़ करके अगर देखते हैं तो ये दोनों चीज़ें एक साथ समाहित होती हैं। क्लियर है? सूर्य यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में कुंभ राशि के, यहाँ नीच के हो गए। सूर्य की स्थिति लग्न कुंडली में जन्म कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली के लिए तृतीय भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठ करके वापस देख रहे थे। भाइयों के साथ संबंधों में व्यक्ति के ऊपर हमेशा प्रभाव रहता है कि वो उसको ठीक करता रहे, अगर वो कमजोर एक पक्षीय करना भी चाहे तो भी। यहाँ पे जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, लग्न बलवान होगा और नवमांस भी ठीक होगा क्योंकि केंद्र में बुध और शुक्र जैसे दो ग्रह बैठे हैं जो केंद्र का अधिपति नहीं है पर त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा है। लग्नेश केंद्र में बैठे हैं, पंचम का अधिपति नवमांस कुंडली में बुध 6 नंबर की राशि का अधिपति केंद्र में बैठा है। ये अच्छी बात है। व्यक्ति की कुंडली में अगर विवाह की स्थिति देख रहा हूं तो उत्तर दिशा की तरफ भी बात बनती है। उसके बाद जन्म कुंडली में जो दिशाएं बनती हैं वहां पे एक दिशा और बनेगी, पश्चिम दिशा की तरफ भी बात बनती है। इनकी कुंडली के हिसाब से अगर व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ भी संबंध की स्थिति बनती है तो भी जा सकता है। अगर व्यक्ति की विवाह की स्थिति सिंह राशि के जातक या सिंह राशि के जातिका से, जातक नहीं जातिका से हो या सिंह लग्न के जातिका से हो तो अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली के आधार पर कर्क लग्न या कर्क राशि के जातिका से विवाह हो तो अच्छी बात होगी। उसके बाद जन्म कुंडली के आधार पर अगर मैं जो देख रहा हूं वहां पे मीन राशि या मीन लग्न के जातिकाओं से भी विवाह किया जा सकता है, धनु लग्न और धनु राशि के जातिकाओं से भी विवाह किया जा सकता है। ये चीज़ें ठीक होती हैं। विवाह कब हो सकता है? जन्म कुंडली में जब कभी भी गुरु की दशा चले, जब कभी भी गुरु में सूर्य, गुरु में मंगल, गुरु में केतु या जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति जब एक्टिव हो यानी कि मंगल, और मंगल में जब शुक्र हो, शुक्र में मंगल हो, गुरु में मंगल हो तो ये स्थितियां विवाह के लायक बनती हैं। उसके बाद गोचर में जब गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव सप्तम भाव के साथ संबंध बनाता है या बनेगा तो ऐसी स्थिति बन सकती है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर ज्योतिष को समझते हो तो खुद से भी अपनी कुंडली देख करके ये बात समझ सकते हो कि मेरी कुंडली में विवाह का योग कब बन सकता है। ये बात है। वैसे इनकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो अभी इनकी कुंडली में दशा मंगल की चल रही है और मंगल में गुरु चल रहे हैं, तो मंगल इनकी कुंडली के लिए बनता है 6ठे भाव का अधिपति। लाभेश भी होने के कारण भाग्य में बैठा है, अभी भी योग चल रहा है, पर अभी ये व्यक्ति 1998 का है तो विवाह तो अभी होगा नहीं। इस वजह से अगर विवाह करने की स्थिति बनती है तो विवाह इनकी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से प्रबलता से अगर देख रहे हैं तो 22 के 8वें महीने के बाद, और वो विवाह का योग इनकी कुंडली में 25 के मार्च तक विवाह का अच्छा योग चलेगा। अगर इस काल में विवाह किया जाए तो सफलता बहुत अच्छे तरीके से और मेहनत कम करनी पड़ सकती है। विवाह अच्छा और आरामदायक होगा या सुखद एहसास कराने वाला होगा। क्लियर है? सूर्य के बाद चंद्रमा यहाँ सिंह राशि के, यहाँ नीच के कमजोर। मंगल यहाँ जन्म कुंडली में कुंभ राशि के, यहाँ जन्म कुंडली में वो बैठे हैं जाकर के जन्म कुंडली के स्वग्रही होकर के। यहाँ से ज़्यादा अच्छी स्थिति मंगल की यहाँ है। यहाँ के लिए मंगल जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन इस कुंडली के लिए मंगल जो होते हैं वो यहाँ भी अच्छे नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि मंगल का परिणाम व्यक्ति के लिए कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि लग्न कुंडली में भी वो पापी भाव का अधिपति होता है, प्रतियोगिता देने वाला होता है। नवमांस कुंडली में भी वो सप्तम और 12वें का अधिपति होकर के 12 में बैठा है। दाम्पत्य ठीक रहेगा, पति पत्नी एकांत का संपूर्ण और परिपूर्ण लाभ ले पाएंगे। खर्च भी संबंधित स्थितियों में ही होगी, बहुत ज़्यादा उतावलेपन की स्थिति में नहीं होगी और अनुकूलता को प्राप्त करने वाली होगी।
ये स्थिति बनती है। बुध की बात अगर करता हूं तो लग्न के अधिपति होकर के जाकर के अष्टम में बैठे हैं। यहाँ के लग्नेश अच्छे हैं और यहाँ पे जरा गौर करना तो 12वें भाव के अधिपति आकर के जन्म कुंडली में नौमांस के लग्नेश बन रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार देर से विवाह की स्थिति भी बनती है। हालांकि लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है और लग्न के ऊपर शुक्र का प्रभाव है, बाकी कोई भी ग्रह लग्न को देख नहीं रहा है। इस वजह से भी कई बार नौमांस में विवाह विलंब से हो या कई बार 1-2 बार विवाह सही तरीके से मनोनुकूल पटरी पर नहीं भी आता है। गुरु का प्रभाव अगर केंद्र में होता तो अच्छी बात होती। धन भाव पे गुरु का असर है, वो स्वग्रही होकर के बैठा है, ये धन के लिए समस्याएं खड़ी नहीं होने देगा। बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो यहाँ पे गुरु बनते हैं सप्तम और दशम के अधिपति, धर्म में बैठे हैं। धर्म का लाभ, पत्नी धार्मिक हो, पत्नी धर्म का आचरण करने वाली हो, वो व्यक्तित्व में उसके निरस्ता का भाव न रहे, हमेशा प्रसन्न रहने वाली, यशस्विता का गुण रखने वाली होती है। जन्म कुंडली में यहाँ पे शुक्र का प्रभाव है। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव, राहु और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को पत्नी के ऊपर खर्च करने वाला बनाता है और पत्नी का प्रेमी भी बनाता है। क्लियर है? ये शुक्र की बात थी। शुक्र के गुरु की बात थी। गुरु के बारे में अगर और चर्चा करते हैं तो पत्नी को लेकर के धार्मिक हो, यशस्विता का भाव रहता है। पढ़ी लिखी समझदार तो आजकल सभी मिलती हैं, पर बुद्धिमान भी होती हैं। ये भी आजकल सब लोग हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। गुरु के बाद शुक्र जन्म कुंडली में यहाँ धनु के बैठे हैं। इस कुंडली के लिए वो 12वें के अधिपति और जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति। सामान्य परिणाम देते हुए यहाँ पे लग्न के अधिपति होते हैं। यहाँ पंचम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि बनी थी, वो अनुकूल है, पर मृतप्राय था डिग्री में। ये मैंने बात कल बता रखी है। पर यहाँ पे जन्म कुंडली में अगर उनकी डिग्री देखते हैं तो 21 डिग्री के हैं और शुक्र यहाँ पे थोड़े से सामान्यतया बेहतर देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जन्म कुंडली में लग्नेश हो रहे हैं। यहाँ वो कमजोर भाव के अधिपति होते थे क्योंकि उनकी एक राशि 12वें में बनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो लग्न के अधिपति होकर के और जन्म कुंडली में सब छठे के अधिपति होकर के देख रहे हैं। तो लग्नेश होने के कारण और छठे भाव के अधिपति होने के कारण सामान्य परिणाम देने से ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि लग्न के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं और उनसे केंद्र में एक और शुभ ग्रह बुध बैठा है जो कि त्रिकोण का अधिपति है। तो त्रिकोण का अधिपति यानी कि पंचम भाव के अधिपति ने दशम भाव को देखा है, इस वजह से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल ही जाती है। यह नौमांस कुंडली। अब दशमांश पे आओ। दशमांश कुंडली में लग्न, चंद्रमा और दशम भाव को आप जब देखते हो तो लग्न जो कि बुध बना, चंद्रमा जो कि जन्म कुंडली का धनेश बना और दशम भाव का अधिपति यानी कि गुरु, इन तीनों में अच्छी स्थिति चंद्रमा की ज्यादा बन रही है। वो ग्रहण में है पर उस पे कई ग्रहों के प्रभाव के कारण गुरु का प्रभाव उस पे मिल रहा है। उसके ऊपर जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र में उससे पंचमस्त जा रहे हैं, उसके ऊपर 3 से 4 ग्रहों का प्रभाव है और इस कुंडली के लिए वो धन का अधिपति होता है। गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते और वो राशि भी जन्म कुंडली में बैठी है तो 11 नंबर की बैठी है। ये पापी भाव की राशि है और यहाँ का अधिपति उससे परिवर्तन कर रहा है, तो योग बनाने के बाद गुरु और चंद्रमा में षडबल में चंद्रमा का बल ज्यादा है और गुरु का थोड़ा कम। इस वजह से लग्न, चंद्रमा और दशम भाव में चंद्रमा ज्यादा आगे देखे जा रहे हैं। अब हमें दशमांश कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा। वो जन्म कुंडली के प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के जाकर के धन भाव में बैठे हैं और लग्न बनता है कुंभ का, जो यहाँ का कौन है? भाग्येश। नौमांस का कौन है? दशमेश। तो नौमांस का दशमेश और लग्न का भाग्येश। अगर दशमांश कुंडली में अगर वो बन रहा है लग्न का अधिपति तो व्यक्ति को लाभ से युक्त रखेगा, व्यक्ति का कर्म लाभ से युक्त है। और उसके अधिपति चूंकि जन्म कुंडली में शनि जा करके बैठे हैं पंचम भाव में, अपने मित्र की राशि में मित्रता का व्यवहार रखे हैं, इस वजह से ये व्यक्ति को प्रतिष्ठा दे देते हैं, उसमें काम मिल जाता है और बड़ा अच्छा भी चलता है। व्यक्ति उसमें तल्लीन होता है और कर्म क्षेत्र उसका प्रभावित नहीं है। केंद्र खाली नहीं है पर सूर्य और शुक्र देखे जा रहे हैं एक दूसरे से जन्म कुंडली के कर्म क्षेत्र के लिए, यानी कि व्यक्ति का जो दशमांश कुंडली है वहां पे भाग्य का अधिपति लग्न को देख रहा है और कुंभ लग्न की कुंडली के लिए डेली बेसिस के इनकम और सप्तम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, भाग्य के अधिपति ही सप्तम में आ रहे हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति का आय होता रहे, उसमें पत्नी का सहयोग भी मिलता रहे, साथ ही साथ व्यक्ति को धन की समस्या ना रहे, धन अच्छा खासा लगाता है और उससे वो अर्जित भी करता है। उसमें पराक्रम की स्थिति भी बड़ी अच्छी है, गुरु स्वयं बैठे हैं, धन देंगे, पराक्रम का लाभ भी मिलेगा। मानसिक शांति का भाव जन्म कुंडली में यहाँ से केंद्र में और सूर्य उसको देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कर्म से मन का शांत होना भी देखा जाएगा। उसके कर्म उसके मन को शांति करने वाले और शांति प्रदान करने वाले होंगे।
क्लियर है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध की राशि बनी, जो तृतीय में बैठा है, वहां पे शनि बैठे हैं। इस वजह से हो सकता है कि थोड़े विलंब से ही सही, पर दशमांश कुंडली को और भी नजदीक से आकर के देखता हूं तो लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, गुरु अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, जो कि अष्टम के अधिपति हैं। इस आधार पर व्यक्ति जो होता है वो कई बार गुप्त तरीके से धन कमाता है, गुप्त तरीके से धन कमाता है और धन लगाता भी है। उसके दिमाग में पॉलिटिक्स चलती रहती है और उसमें वो राजनीति भी करता रहता है, ये बात भी दिखती है। तो कर्म क्षेत्र अगर मैं देख रहा हूं तो खराब नहीं होगा। नहीं, दशमांश कुंडली में मंगल यहाँ बैठे हैं, गलती बोल गया मैं, नौमांश देख लिया था। यहाँ पे दशमांश कुंडली में मंगल है, ये ठीक होंगे। वहां पे व्यक्ति को पॉलिटिकली तो करेक्ट नहीं होने देते, क्योंकि बुध की, अगर बुध के नौमांश में बैठे हो या दशमांश में तो ग्रह खराब नहीं होगा, क्योंकि मंगल बुध का नौमांश ढूंढता है। अगर उसको मिल गया है तो वो ठीक है। दशमांश कुंडली में गुरु और बुध एक साथ, व्यक्ति के पास विनम्रता का भाव रहे और अपने आप को उसमें वो ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति को धारण करते हुए, कर्म में आशावादी प्रवृत्ति को धारण करते हुए परिणति उसके परिणाम में मिलते हैं सफलता के लायक, और सफलता उसको मिल जाती है। दशमांश कुंडली कमजोर नहीं है, क्योंकि गुरु बुध का प्रभाव, लग्नेश का पंचम में जाना, लग्न के अधिपति का पंचम में जाना, शनि यहाँ बैठे हैं, 11 नंबर यहाँ लिखा है। हो सकता है छोटा छोटा हो तो दिखाई ना दे, इसलिए बोल दे रहा हूँ। दशमांश कुंडली कुंभ लग्न की बनती है, पंचम में बैठे हैं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में मेष राशि के बैठे हैं, गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, और दोनों, गुरु कौन है? जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति, अपने भाव से पंचमस्थ बैठे थे। यहाँ के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में लाभ भाग्य में बैठ करके पराक्रम को देख रहे थे। यहाँ पे भी स्थिति अच्छी थी, व्यक्ति पराक्रमी तो है, इसका प्रमाण हर जगह से प्रत्येक कुंडली देखती बता रही है। ये दशमांश कुंडली है आपकी। अब आपकी कुंडली में दशाओं पे अगर बात कर लूं तो आपकी कुंडली में राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा और शुक्र, ध्यान से समझना, राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा और शुक्र, इनकी दशाएं मानसिक शांति को देने वाली और शांत तरीके से बीतने वाली होंगी। आप अगर भवन वगैरह लेना हो तो बुध की दशा में, शनि के अंतर में, शनि में बुध, बुध का अंतर, इन दोनों का प्रभाव जब भी विकसित हो ले सकते हो। शनि का अंतर चले, गुरु का अंतर चले, गुरु में शनि चले, शनि का प्रभाव कभी भी अंतर प्रत्यंतर में आए तो आप कैरियर को लेकर के कोई भी नया स्टेप उठा सकते हो। उसके बाद जन्म कुंडली में संतान पैदा करना हो तो पंचमेश को देख लेना चाहिए। उसके बाद अगर दूसरी संतति पैदा करनी हो तो नवम भाव, सप्तम भाव के अधिपति गुरु को देख लेना चाहिए। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप शनि की राशि को देख सकते हो। ये चीजें बनती हैं आपकी कुंडली में। बाकी सूर्य, शनि, गुरु और बुध की दशाएं व्यक्ति के जीवन में ढाढ़स देने वाली, साहस देने वाली, नया काम कराने वाली, नया प्लानिंग कराने वाली, रिस्क लेने वाली और व्यक्ति को लाभप्रद स्थितियों में ले जाकर के स्थापित करने वाली होती हैं। सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली के लिए चाहे जैसी भी हो, अगर इसको और भी मैं अलग तरीके से इलेबोरेट करूं तो आपको फिर से बता दूं, सूर्य की स्थिति दशाओं के आधार पर 25% का परिणाम करेगी। चंद्रमा की और मंगल की दशाएं कमजोर परिणाम कर सकती हैं, उनको बल देना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी भी पड़ेगी। ये दोनों चीजें बता रहा हूं। बुध की दशा, गुरु की दशा 50% का परिणाम करेगी और अच्छी परिणाम को देने वाली होंगी, पर उसमें बाधाएं भी उपस्थित हो सकती हैं, लाभ थोड़ा कम भी हो सकता है, स्वास्थ्य का कमजोर होना भी देखा जा सकता है, पेट से संबंधित और न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी कई बार हो जाते हैं, चमड़े से संबंधित और रक्त के प्रवाह से संबंधित, हड्डियों में और मेरुदंड की समस्या भी बनती है, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या बनती है, व्यापार और वाणी का प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है। मंगल और बुध के बाद अगर गुरु की बात करते हैं तो गुरु आपकी मंगल बुध की बात करी, गुरु की बात अगर करता हूं तो अच्छे हैं, वो परिणाम अच्छे देंगे। शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है, इस वजह से उस समय व्ययात्मक स्थितियां ज्यादा होंगी। हो सकता है कि व्यक्ति जो पसंद करके लाए वो कई बार उसको पसंद ना आए, या कई बार व्यक्ति ऐश्वर्य के पीछे, भोगों के पीछे मेहनत ज्यादा करता है या करना पड़ता है। राहु और केतु और शनि के बारे में, शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा। राहु और केतु की दशाएं सामान्यतया अवस्था के आधार पर अच्छी जाएंगी। इस दशा में उनका जो अपना प्रभाव है वही इतना काफी रहेगा कि आपके मन को प्रभावित करेगा और आपको रोगी भी बनाएगा। यात्राएं होती हैं पर उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। उस दशा काल में व्यक्ति को लाजवर्त रत्न धारण कर देना चाहिए। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कौशिक जी, कैसा लगा? एक बात और है, कुंडली को एक लेवल पे ले जाकर के छोड़ देना चाहिए। हर समय कुंडली ना तो हर जगह दिखलानी चाहिए और ना ही हर व्यक्ति के सामने अपनी कुंडली उपस्थित करनी चाहिए। खुद पे भरोसा रख के अगर आगे बढ़ेंगे, कुंडली वही दिखाती है जो आपने करे हैं। मैं नाई हूं, आपका बाल
काट करके आपके सामने रख देता हूँ। बस यही मेरा काम है। और कुंडली देखने वाला जिस प्रवृत्ति का है उसी प्रवृत्ति के उसके फलादेश भी होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जो व्यक्ति कामुक है वो काम ही खाली देखेगा, जो व्यक्ति धार्मिक है वो धर्म ही पहले देखेगा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो आध्यात्मिक पक्ष ही देखेगा, जो व्यक्ति कार्मिक है वो कार्मिक ही देखेगा। ये तो निर्भर आईने पे होती है। वो गंदा है तो गंदी तस्वीर दिखाएगा, अगर वो स्पष्ट है तो स्पष्ट दिखा देगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।